हेलो। ठीक। बुक है आप लोग के पास? बुक बुक नहीं है आपके पास? ठीक, खोल लीजिए, बेंच पे खोल लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अशर अत्तारी है। मैं आप लोग को उर्दू लिटरेचर एंड उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, है ना? तो चैप्टर 1 आप लोग का क्या है? चैप्टर 1 आप लोग का है खाका। क्या है? खाका। ठीक है। खाका है। खाका को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं स्केच। लफ्जी माना है ये। लफ्जी माना क्या है? स्केच। इसको हम लोग माने के एतबार से देखेंगे तो तस्वीर कशी कह सकते हैं। तस्वीर कसी। ठीक है। यानी खाका उसे कहते हैं अगर किसी शख्स के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके जिंदगी के बारे में कहा जाए लेकिन उसकी जिंदगी का पूरा हिस्सा नहीं कहा जाए। जैसे मेरी जिंदगी का कोई एक हिस्सा किसी स्टूडेंट के द्वारा लिख दिया जाए तो वो क्या है? खाका। आसान भाषा में कहें तो किसी शख्सियत के बारे में, उसकी जिंदगी के किसी एक लम्हे को किसी शागिर्द के द्वारा लिख दिया जाए तो वो खाका कहलाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को? जैसे कि मैं यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ, आज आया, कल आया, एक हफ्ते, एक महीना आया, आप में से किसी ने मेरे बारे में लिख दिया कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का अंदाज क्या है, मेरे बोलने का अंदाज क्या है, और इससे ये जाहिर हो जाए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो ये क्या हो गया? आपका खाका हो गया। बाकी ये इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग बुक देख सकते हैं, बहुत सारे उसमें इंट्रोडक्शन लिखे हुए खाका किसे कहते हैं। बाकी मैंने लफ्जी माना और माने के एतबार से भी मैंने बता दिया कि खाका किसे कहते हैं। आसान भाषा में ऐसी शख्सियत के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में उसकी जिंदगी के कुछ लम्हे को किसी शागिर्द के द्वारा लिख देना ही क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो चैप्टर आपका 1 ही आपका है क्या? खाका है। तो खाका कौन लिखता है? खाका लिखते हैं फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग कौन है? मुसन्निफ है। यहाँ पे मुसन्निफ को आप लोग कह सकते हैं राइटर। मुसन्निफ है फरहतुल्लाह बेग, लिखते हैं खाका। किसका लिखते हैं? खाका लिखते हैं नजीर अहमद का। नजीर अहमद कौन है? ये फरहतुल्लाह बेग के टीचर हैं। टीचर को हम लोग क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। ठीक है। तो ये नजीर अहमद जो है किसके किसके शागिर्द हैं? ये फरहतुल्लाह बेग शागिर्द किसके हैं? नजीर अहमद के। नजीर अहमद टीचर है किसके? फरहतुल्लाह बेग के। तो फरहतुल्लाह बेग लिखते हैं किसके बारे में? नजीर अहमद के बारे में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि फरहतुल्लाह बेग और एक इनके साथी होते हैं मियां दानी। आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है मियां दानी, फरहतुल्लाह बेग। ये दोनों कौन है? ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों क्लासमेट हैं। ये दोनों की अरबी और उर्दू जो है कमजोर होती है, तो ये लोग चाहते हैं कि हम किसी ऐसे टीचर से पढ़े जो हम लोग को बेसिक से पढ़ाए। ठीक है। तो ये लोग साढ़े 11 बजे इन लोग की छुट्टी होती है मदरसे से। ठीक है। मदरसे से छुट्टी होती है, मदरसे से निकल के ये लोग घर जाते हैं, खाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो 1 बजे निकलते हैं घर से। 1 बजे निकलते हैं। 1 बजे निकलते हैं किसके लिए? एक टीचर की तलाश में। 1 बजे निकलते हैं किसी टीचर की तलाश में कि कोई ऐसा टीचर मिले जो हम लोग को बेसिक से पढ़ाए और मेरा पढ़ाई मजबूत करे। तो वो लोग 1 बजे निकलते हैं, पता पूछते 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 वो लोग पहुंचते हैं कहाँ? नजीर अहमद के घर के पास। नजीर अहमद के घर के पास पहुंचते हैं और वहां 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है। 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है तो वो लोग दरवाजे पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला हुआ है तो वो लोग अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर एंटर जैसे होते हैं तो देखते हैं कि एक नौकरानी बैठी हुई है। नौकरानी बैठी हुई और वो पल्ला जो होता है, पल्ला जिससे बच्चों को झुलाया जाता है, तो वो पल्ले को झुलाते रहती है और वो बैठी रहती है और वो ओंगते रहती है। तो वो लोग उसको आवाज देते हैं लेकिन वो नहीं सुनती है। तो सर्वेंट जो है, वो नौकरानी जो है, वो बुक में इस्तेमाल किया गया चमारिन। बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो सर्वेंट का चमारिन के नाम से। तो वो जो चमारिन जो है
वो औंगते रहती है, लेकिन ये लोग जो आवाज देते हैं तो वो नहीं सुनती है। तो फिर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई टीचर है कि नहीं, तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई टीचर है नहीं, लेकिन वहां पे दो चौकी रखी होती है। तो नजीर अहमद और मियाँ दानी, ये सॉरी फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी वो चौकी पर बैठ जाते हैं। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी चौकी पर बैठ जाते हैं। ये दोनों कौन है? फ्रेंड है, फ्रेंड है फरहतुल्लाह बेग के। मियाँ दानी और फरहतुल्लाह बेग ये दोनों चौकी पर बैठ जाते हैं और इधर उधर नजर घुमाते हैं, देखते हैं कि कोई टीचर है कि नहीं। तो देखते हैं कि कोई टीचर है नहीं, सिर्फ एक नौकरानी बैठी हुई है। लेकिन फिर देखते हैं उनकी नजर आती है एक रूम की तरफ। एक रूम रहता है वहां पे, लेकिन उसका थोड़ा सा दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा बंद होता है लेकिन जरा सा दरवाजा खुला रहता है। तो वे लोग जाते हैं और झांक के देखते हैं कि अंदर कौन है। तो अंदर झांकते हैं तो काफी अंधेरा होता है। जैसे कि आप लोग धूप से अंदर आइएगा तो थोड़ा सा रोशनी कम लगेगी रूम में, लेकिन जो रूम में बैठे रहते हैं उन लोग को मेंटेन रहता है, उन लोग को बाहर की चीज दिखती है। तो वैसे ही फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी झांक कर देखते हैं तो अंदर उनको कुछ दिखता ही नहीं है, हालांकि अंदर वाले को बाहर की चीज दिखती है। तो अंदर बैठे रहते हैं कौन? नजीर अहमद। नजीर अहमद बैठे रहते हैं तो वो देख लेते हैं कि बाहर से कोई झांक रहा है। तो वो चिल्लाते हैं कौन? तो वो लोग डर जाते हैं कि अंदर कोई है। तो जैसे चिल्लाते हैं कौन, तो वहां पे जो होती नौकरानी वो भी डर जाती है। तो बोलती है क्या है, क्या है, क्या काम है, बोलिए। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नजीर अहमद से पढ़ने आए हैं। तो नजीर अहमद कहते हैं कौन है, अंदर आ जाइए। तो ये लोग कहते हैं मैं हूँ फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी, आपका स्टूडेंट ही हूँ, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। तो वो अंदर जाते हैं, बैठते हैं और फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद कहते हैं क्या पढ़ना है। तो वो लोग बुक लेके आते हैं, बुक देते हैं किसको? नजीर अहमद को। नजीर अहमद कहती है एक बुक हमको दे दीजिए और एक बुक से आप दोनों पढ़ लीजिए। तो एक बुक ले लेते हैं नजीर अहमद और पढ़ाना शुरू करते हैं। तो अक्सर प्रीवियस ईयर में पूछता है कि नजीर अहमद जो है उनका पढ़ाने का तरीका क्या था। तो नजीर अहमद को पढ़ाने का तरीका ये था कि नजीर अहमद जहां बैठते थे वहीं अपने शागिर्दों को बैठाते थे। जैसे कि ये बेंच है तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठ गया, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठ गया, अब बीच में बैठ गए नजीर अहमद। तो उनका पढ़ाने का तरीका यही था कि वो अलग नहीं बैठते थे, वो जहां बैठते थे अपने अगल बगल शागिर्दों को बैठा लिया करते थे। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि नजीर अहमद के पढ़ाने का तरीका क्या था। शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में नहीं। तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं ना कि नजीर अहमद जहां बैठते थे वहां अपने शागिर्दों को बैठा के पढ़ाया करते थे। और ये फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो दोनों का ये उर्दू और अरबी काफी कमजोर था, आप लोग जानते हैं। तो ये लोग कहते हैं नजीर अहमद से कि मेरा अरबी और उर्दू कमजोर है तो मेरा बेसिक से पढ़ा दीजिए। तो ये बोलते हैं कि ठीक है पढ़ा देंगे। तो ये पढ़ाना शुरू करते हैं। तो फरहतुल्लाह बेग की काफी गलतियां होती हैं। फरहतुल्लाह बेग की गलतियां होती हैं, कौन सी गलतियां होती हैं? एराब की गलतियां होती हैं। फरहतुल्लाह बेग जो है गलतियां करते थे एराब में। एराब किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? सही, एराब कहते हैं जबर जेर पेश को। तो ये जब पढ़ते थे फरहतुल्लाह बेग तो जबर जेर पेश में गलतियां करते थे। और इनके दोस्त जो मियाँ दानी ये भी गलतियां करते थे, लेकिन एराब में गलतियां नहीं करते थे। ये गलती करते थे, बताइए, नजम को नसर की तरह पढ़ते थे। नजम को नसर की तरह पढ़ते थे। तो नसर क्या होता है? नसर को हम लोग कह सकते हैं आम बोलचाल, ठीक है। आम बोलचाल जो हम, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तो उसको कहते हैं नसर। आम बोलचाल जो लोग कहते हैं उसको नसर कहते हैं। तो नजम को अगर नसर की तरह पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये जो मियाँ दानी जो है नजम को नसर की तरह पढ़ते थे और फरहतुल्लाह बेग जो है एराब की गलतियां किया करते थे। तो ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी है कि फरहतुल्लाह बेग किस तरह की गलतियां करते थे। तो आप लिख सकते हैं कि फरहतुल्लाह बेग एराब की गलतियां करते थे और मियाँ दानी नजम को नसर की तरह पढ़ा करते थे। तो कहानी कुछ यूं चलती रहती है और ये फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नजीर अहमद से पढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पढ़ते हैं, 1 दिन 2 दिन, और फिर वो जाते हैं अपने कॉलेज। ये लोग एक कॉलेज में पढ़ा करते हैं जिसका नाम होता है हिंदू कॉलेज।
कॉलेज का नाम क्या है? हिंदू कॉलेज। ये हिंदू कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो वहां जाके वो कहते हैं कि एक टीचर से हम लोग पढ़ रहे हैं जिनका नाम नज़ीर अहमद है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज, बोलने का अंदाज हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। और जब भी हम लोग उठते हैं पढ़ के तो हमें लगता है कि हमने जो भी पढ़ा है वो हमें याद हो गया है। तो इतनी तारीफ करते हैं नज़ीर अहमद की कि वहाँ के स्टूडेंट काफ़ी मुतासिर होते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ वाकई नज़ीर अहमद जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो फरहतुल्लाह बेग और मियादानी के एक और दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर रजा। ठीक है, मिस्टर रजा इनके एक और दोस्त होते हैं, फ्रेंड है किनके? फरहतुल्लाह बेग के। फरहतुल्लाह बेग के दोस्त कौन है? मिस्टर रजा। तो मिस्टर रजा जो है इनकी भी काफी उर्दू अरबी कमजोर होती है, तो ये कहते हैं कि क्या मैं भी जा सकता हूं पढ़ने के लिए? तो फरहतुल्लाह बेग जो कहते हैं कि बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते हैं, चलिए मेरे साथ। हम लोग जाते हैं कितने बजे? 1:30 बजे। ये टाइमिंग भी अक्सर पूछता है कि जो नज़ीर अहमद जो है फरहतुल्लाह बेग को पढ़ाते हैं कितने बजे? ये टाइमिंग उसकी है 1:30। ठीक है, 1:30 में वो पढ़ाते थे नज़ीर अहमद, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी को। तो मिस्टर रजा कहते हैं क्या मैं जा सकता हूं? तो फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि नज़ीर अहमद जो है टाइमिंग के बहुत पाबंद हैं। 1 मिनट भी लेट होता है तो वो लोग बाहर निकाल देते हैं। तो मिस्टर रजा कहते हैं कि क्या मैं जा सकता हूं? तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो मिस्टर रजा कहते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर टीचर परमिशन देंगे तब। यानी मिस्टर रजा कहते हैं कि नज़ीर अहमद अगर कह दिए कि हाँ मेरे क्लास में तुम आ सकते हो तब मैं जाऊंगा। तो फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जैसे जाते हैं वैसे गए नज़ीर अहमद के पास, और जाते के साथ कहें कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मिस्टर रजा है, वो आपसे पढ़ना चाहता है, तो क्या मैं उसको ला सकता हूँ? तो नज़ीर अहमद कहते हैं तो लाए क्यों नहीं, लाना चाहिए था, वो भी पढ़ लेते कुछ। तो फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि मिस्टर रजा जो है काफ़ी शर्मीले हैं, शर्मीले वर्ड का यूज़ किया गया है बुक में, काफ़ी शर्मीले हैं। वो कहते हैं कि अगर टीचर परमिशन देगा तभी मैं जाऊंगा। तो नज़ीर अहमद कहते हैं वाकई स्टूडेंट तो काफ़ी अच्छा मालूम होता है कि वो परमिशन ले रहा है, तो उनको एक काम करना, कल से लेते आना। तो मिस्टर रजा और फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी फिर कल होके जाते हैं नज़ीर अहमद के पास पढ़ने के लिए। तो पढ़ने जाते हैं, वो एंटर करते हैं, बैठते हैं। तो आज जो है कोई पढ़ना ऐसे शुरू नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी जो है इन लोग का एक मामूल होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते होते हैं। तरीका इनका ये था कि एक दिन फरहतुल्लाह बेग पढ़ते थे और एक दिन मियां दानी पढ़ते थे। लेकिन आज जो है बारी थी फरहतुल्लाह बेग की, लेकिन वो पढ़ना शुरू ही नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए हैं। मियां दानी भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे, पहले एक दूसरे का ये शक्ल ताक रहे हैं। तो नज़ीर अहमद जो है गुस्सा हो जाते हैं, क्या हुआ, मुंह में घुंघनियां लिए हुए हो? ये वर्ड इस्तेमाल किया गया आपकी बुक में, मुंह में घुघनिया लिए हुए हो। घुघनिया से मुराद चना है, मुंह में क्या लिए हुए, मुहावरा है ये, मुंह में क्या लिए हुए, मुंह में घुघनिया लिए हुए हो। तो वो लोग फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तो नज़ीर अहमद काफी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि लगता है तुम लोग आज नहीं पढ़ोगे, एक काम करो मिस्टर रजा आज तुम पढ़ो। तो मिस्टर रजा कहते हैं बिल्कुल पढ़ते हैं, बुक लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो मिस्टर रजा की गलतियां क्या थी? नज़म को नसर की तरह पढ़ते थे, नज़म को नसर की तरह पढ़ते थे मिस्टर रजा भी। मिस्टर रजा और मियां दानी दोनों की गलतियां सेम थी, नज़म को नसर की तरह पढ़ते थे। नसर समझ रहे हैं आप लोग ना? नसर यानी आम बोलचाल। जैसे कि कोई शेर पढ़ूं मैं कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अगर इसको मैं नसर के अंदाज से पढ़ूं, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे, तो ये पढ़ने का अंदाज चेंज हो गया। नजर शायर को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ? नसर के अंदाज से पढ़ रहा हूँ। तो नसर के अंदाज में पढ़ते थे कौन? मिस्टर रजा और मियां दानी। तो ये पढ़ने का अंदाज उनको पसंद नहीं आया। नज़ीर अहमद को बोले कि ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, एक काम करो मिस्टर रजा तुम रहने दो, एक काम करो तुम पहले अपना बेसिक पहले सुधार के आओ। तो मिस्टर रजा कहते हैं क्या हुआ, मुझसे क्या गलतियां हुई? तो नज़ीर अहमद जो है बोले कि तुम नज़म को नसर की तरह पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, जाओ पहले बेसिक सीख के आओ, पहले अपना बेसिक मजबूत करके आओ। तो मिस्टर रजा कहते हैं ठीक है मैं नहीं आऊंगा। ये नज़ीर अहमद पहले गुस्सा हो जाते हैं, पहले बोलते हैं
एक बात मेरी मानोगे? तो मिस्टर रजा कहते हैं हाँ बिल्कुल मानेंगे। तो नज़ीर अहमद कहते हैं कि एक काम करो, तुम कल से मत आना क्योंकि तुम्हारा बेसिक बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। समझे कि मियाँ दानी से बहुत ज्यादा कमजोर थे ये मिस्टर रजा। तो नज़ीर अहमद कहते हैं कि पहले अपना बेसिक सुधार के आओ, तब तुम मेरे यहाँ पढ़ने आना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ नहीं आओ, मेरे यहाँ आओ, लेकिन पहले अपना बेसिक सुधार के आओ। लेकिन ये बात जो है मिस्टर रजा को बुरी लग गई और उसके बाद वो कभी पढ़ने नहीं गए। उसके बाद वो कभी पढ़ने नज़ीर अहमद के पास नहीं गए। और फिर जैसे मामूल चल रहा था, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी ये दोनों फिर साथ में जाने लगे, पढ़ने लगे। फिर एक दिन हुआ ये कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी दोनों पढ़ने गए अपने टाइमिंग के हिसाब से, 1:30 बजे गए। तो आज जो है फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। जैसे वो गलती करते थे रोजाना, आज जो है बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे थे। फरहतुल्लाह बेग जो है इराब की गलतियां कर रहे थे, जबर जेर पेश की। लेकिन आज क्या किए ना कि कोई शेर पढ़े और उसमें गलतियां हुई तो नज़ीर अहमद कहें क्या 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 पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ो। तो अगर जबर लगा हुआ है तो उसमें जेल लगा के फिर से पढ़ दिया, तो नज़ीर अहमद फिर टोक दिए क्या पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। तो फिर जेर हटा के फिर पेश लगा दिया, तो फिर बोले क्या पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। तो फिर वो ऐसे ही कर रहे थे, जबर को हटा के जेर लगा रहे हैं, जेर को हटा के पेश लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोई टीचर गर्म हो जाएगा कि एक ही चीज को तुम बार बार जबर लगा रहे हो, जेर लगा रहे हो, पेश लगा रहे हो। तो बोलते हैं कि एक काम करो तुम रहने दो, मियाँ दानी तुम पढ़ो। तो मियाँ दानी पढ़ते हैं। मियाँ दानी जब जाहिर सी बात है जब एक स्टूडेंट गलती करता है तो दूसरे पे उसको प्रभाव पड़ता है, देखे कि वो गलती किया है कहीं मुझसे भी नहीं हो जाए। तो ये सोच सोच कर वो डर डर के पढ़ने लगे हैं। तो आज जो है नजम को कुछ ज्यादा ही नसर की तरह पढ़ रहे थे। तो फरहतुल्लाह ये नज़ीर अहमद जो है आज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। वो किताब लिए, किताब जो था किताब लिए उड़ा के फेंक दिए, बोले भागो यहाँ से, तुम लोग पढ़ने के लायक नहीं मेरे, ना तुम पढ़ने के लायक हो मेरे और ना मैं तुमको पढ़ाने के लायक हूँ। बुक लेते हैं और फेंक देते हैं और बुक जाके गिरता है आंगन में। उनके घर में एक आंगन होता है, यानी रूम से जब चल जाता है आंगन तक। और नज़ीर अहमद बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोले भागो यहाँ से, मैं तुम्हारे पढ़ाने लायक नहीं हूँ, ना तुम मेरे पढ़ने लायक हो। तो ये फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी दम चुपचाप हो जाते हैं, फिर एक दूसरे का शक्ल ताकते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं। वो उसको देख रहा निकल लो अब निकल लो, आज पिटा जाओगे। तो फिर ये जो है मियाँ दानी थोड़ा ज़्यादा डर जाते हैं, ये थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा डर जाते हैं, ये उठ के भागने लगते हैं, ऐसे भागने। लेकिन जो है फरहतुल्लाह बेग जो है उनका हाथ थामते हैं और बैठा देते हैं, उसके बैठो नहीं जाना है। तो नज़ीर अहमद कहते हैं क्या हुआ, नहीं जाना है, आज मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ भी कर लो। तो फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि नहीं, आज जो भी हो जाए हम पढ़ ही के जाएंगे। तो कि बोले कैसे बेशरम बेहया तुम लोग हो, ये मैं इतना कह रहा हूँ, इतना धिटकार रहा हूँ, भगा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भाग ही नहीं रहे हो। तो फरहतुल्लाह बेग जो है कहते हैं कि नहीं, आज हम पढ़ ही के जाएंगे, आप हमें मारे धक्का दे के भी निकाल देंगे तो हम निकल तो जाएंगे लेकिन फिर वापस आ जाएंगे। तो ये बात सुनकर नज़ीर अहमद की है कि बहुत तुम लोग ढीठ हो, थोड़ा सा नरम होते हैं, यानी देखते हैं कि इन लोग पढ़ने का इन लोग को मन है इसका मतलब। तो फिर भी कहते हैं कि ठीक है तुम कितना भी कर लो, आज हम पढ़ाएंगे नहीं, कितना भी कर लो। तो फरहतुल्लाह बेग कहते हैं कि नहीं, आप कितना भी कर लीजिए, हम पढ़ ही के जाइएंगे, कितना भी कर लीजिए, हम आज पढ़ ही के जाएंगे। तो नज़ीर अहमद यहाँ पर एक शेर कहते हैं, उनको ये फरहतुल्लाह बेग का ये बात पसंद आता है कि वो भाग नहीं रहे हैं, मैं कितना भी बोल रहा हूँ, वो पढ़ने की चाहत रख रहे हैं। तो नज़ीर अहमद यहाँ पे एक शेर कहते हैं जो प्रीवियस में पूछता है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक शेर कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द, तुम जैसे क्या हुआ, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। ये जो लफ्ज जो है ये शेर है, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। यानी नज़ीर अहमद कहते हैं कि खुदा महफूज रखे
तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन, इस साइन को पहचानते होंगे आप लोग। ये उर्दू में से कहते हैं इस साइन को हुर्फ निदा, हुर्फ निदा साइन कहते हैं, ठीक है। तो खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। तो प्रीवियस में अक्सर पूछता है कि शेर जो है किसने कहा था, तो किसने कहा था आप लोग पता है? नजीर अहमद ने कहा था। किसको कहा था? फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी को कहा था। किसमें कहा था? खाका में। तो फरहतुल्लाह बेग खाका में लिखते हैं कि नजीर अहमद कहते हैं खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। फिर ये वर्ड कहकर ये नजीर अहमद कहते हैं कि जाओ आंगन से बुक ले आओ। फिर बुक लेके आते हैं, फिर वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं और ये बात कहते हैं कि अगर तुम आज चल जाते तो मेरे तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए मेरा घर का दरवाजा बंद हो जाता, लेकिन तुम लोग डटे रहे। मैंने इतना धिटकारा, इतना भगाया, लेकिन तुम लोग नहीं भागे, जिसकी वजह से मैं काफी खुश हूं। इसलिए तुम लोग बहुत जल्द कामयाब हो गए, ठीक है। तो ये शेर जो कहते हैं, ये शेर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है, यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है ना। क्या था, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? खाका पढ़ा रहा हूँ, खाका का स्टोरी। लेकिन खाका से जो है 4 ही क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला मैंने बताया कि फरहतुल्लाह बेग किस तरह की गलतियां करते थे, एराब की गलतियां करते थे, एक क्वेश्चन। मियां दानी और मिस्टर रजा किस तरह की गलतियां करते थे, नज़म को नसर की तरह पढ़ते थे, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन, खुदा महफूज रखे ये किसका शेर है, तो नजीर अहमद ने कहा था अपने शागिर्दों को। और ये पूछता है कि फरहतुल्लाह बेग जो है किसके शागिर्द हैं। फरहतुल्लाह बेग जो है शागिर्द किसके हैं? नजीर अहमद के हैं, डिप्टी नजीर अहमद के। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में, फरहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द हैं, तो नजीर अहमद के। तो खाका से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फरहतुल्लाह बेग की बायो से, यानी इनकी जिंदगी से। ये कब पढ़े, मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, और इनकी शादी किनसे हुई, इनके दादा का नाम, परदादा का नाम, अब्बा का नाम, इनसे आता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे फरहतुल्लाह बेग के बारे में, यानी जो राइटर हैं फरहतुल्लाह बेग मुसन्निफ जो हैं, इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। खाका खत्म हो गया है। आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गया? स्टोरी क्या थी? तो फरहतुल्लाह बेग जो है मुसन्निफ हैं खाका के, और नजीर अहमद कौन है? ये टीचर हैं। नजीर अहमद टीचर है किसके? ये कहां से आएगा ये लिखने वाला? अच्छा, हाँ ठीक है। ये ठीक है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो हैं मुसन्निफ हैं, और नजीर अहमद कौन है? टीचर हैं। यहाँ पे आप लोग को ये शागिर्द हैं, स्टूडेंट है। किसके स्टूडेंट हैं? नजीर अहमद के। ये टीचर हैं आपके। तो फरहतुल्लाह बेग लिखते हैं किनके बारे में? नजीर अहमद के बारे में लिखते हैं। तो फरहतुल्लाह बेग की जीवनी के बारे में बात करें तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद, यहाँ पे आपके बुक में इस्तेमाल किया गया है जद्द अमजद। इसका मतलब होता है खानदान, ठीक है, खानदान। यानी इनके खानदान में सबसे पहले कौन है? मिर्जा अफजल बेग। इसका कलर चेंज कैसे होगा? कलर यहां से, हाँ ठीक है। मिर्जा अफजल बेग, मिर्जा अफजल बेग जो है ये कौन है? परदादा हैं, दादा नहीं है, परदादा हैं। मिर्जा अफजल बेग कौन है? परदादा हैं किनके? फरहतुल्लाह बेग के। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जद्द अमजद मिर्जा अफजल बेग शाह आलम के जमाने में बदखशां को तर्क करके हिंदुस्तान दिल्ली आए और फौज में मुलाजिम हो गए।
तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के खानदान वाले जो हैं उनमें सबसे पहले अफजल बेग हैं जो इनके परदादा हैं, वो शाह आलम सानी के ज़माने में, शाह आलम सानी ये दिल्ली के उस वक्त कौन है, शासक हैं। जब ये लोग आए दिल्ली तो उस टाइम शासक कौन था, शाह आलम सानी था। तो शाह आलम सानी के ज़माने में ये लोग कहाँ आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में आते हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया आपका बदखशा। बदखशा का मतलब ये जगह का नाम है, बदखशा। ये आपको पड़ता है अफगानिस्तान की जगह पे, अफगानिस्तान है और आपका काजिकिस्तान सुने होंगे, इन दोनों के बीच में ये जगह है बदखशा। तो ये लोग पहले रहते थे, इनके खानदान वाले कहाँ रहते थे, अफगानिस्तान और काजिकिस्तान के बीच में रहते थे। तो वहां से उठ के ये लोग कहाँ गए, हिंदुस्तान दिल्ली आ गए। और उस टाइम शासन कौन कर रहा था, शाह आलम सानी। शाह आलम सानी शासन कर रहा था। तो ये फरहतुल्लाह बेग आते हैं और उनके खानदान में से अफजल बेग जो है फौज में मुलाजिम हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके दादा का नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं मिर्जा अब्दुल्ला बेग। मिर्जा अब्दुल्ला बेग किनका नाम है, दादा का नाम है। और इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, इनकी खानदान की पहले से माली हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 में विद्रोह आपको याद होगा, 1857 की क्रांति के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, हैदराबाद। दिल्ली से उठ के कहाँ चले जाते हैं, हैदराबाद चले आते हैं। यहां से, अच्छा सॉरी, तो मिर्जा अब्दुल्ला बेग जो है कौन है, इनके दादा हैं। और इन लोग की माली हालत अच्छी नहीं थी, तो ये लोग दिल्ली से उठ के चलाते हैं हैदराबाद। हैदराबाद चलाते हैं, फिर वहां आपकी पैदाइश होती है। किसकी पैदाइश होती है, फरहतुल्लाह बेग की। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश होती है 1885 में। कब होती है, 1885 में। आपके बुक में इसके अलावा भी एक और डेट लिखा हुआ है, देखिए कौन सा डेट है, 1883। कुछ मुसन्निफ जो है इनके बारे में लिखते हैं कि 1883 में इनकी पैदाइश हुई, लेकिन 1885 जो है फरहतुल्लाह बेग खुद लिखते हैं, अपनी ही किताब में खुद लिखते हैं कि मेरी पैदाइश 1885 में हुई। तो हम लोग ज्यादा तवज्जो इसी को देते हैं कि 1885 में ही फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई। तो फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई 1885 में, कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। और मोहल्ले का नाम क्या है, चौड़ी। चौड़ी नहीं, चौड़ी वालान है, यहाँ पर छूट गया है आपका, चौड़ी वालान। आपकी पैदाइश 1885 ईस्वी में दिल्ली में हुई और मोहल्ले का नाम है चौड़ी वालान। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ने में, लेकिन मोहल्ले का ये नाम है चौड़ी वालान। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं मोहल्ले के जो मुंह पे नहीं आता है। तो आपके वालिद का नाम पूछा जाए तो आपके वालिद का नाम है हशमतुल्लाह बेग। वालिद का नाम क्या है, हशमतुल्लाह बेग। आपके वालिद का नाम है हशमतुल्लाह बेग और वालदा का नाम है मुशर्रफ जहां। वालदा का नाम है मुशर्रफ जहां। आपके वालदा का इंतकाल हो गया जब आप 10 रोज के थे। जब फरहतुल्लाह बेग 10 रोज ही के थे तब आपके वालदा यानी मुशर्रफ जहां का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। फिर जब वालदा का इंतकाल हो गया तो जाहिर सी बात है परवरिश चाहिए उनको, तो उनकी परवरिश की उनके फूफी ने। फूफी समझते हैं किन्हें कहते हैं, भाई की बहन को। तो फूफी ने उनकी परवरिश की, लेकिन फूफी जो थी उनकी बेवा थी। उनकी फूफी क्या थी, बेवा थी। ये अक्सर पूछता है उनकी फूफी कैसी थी, तो आप लोग लिखिएगा उनकी फूफी बेवा थी। बेवा यानी कि उनके शौहर नहीं थे। और उनकी फूफी का नाम क्या था, थी हुस्ने जहां। उनकी फूफी का नाम था हुस्ने जहां, जो कि एक बेवा थी। लेकिन फिर भी बेवा होने के बावजूद भी उन्होंने फरहतुल्लाह बेग की परवरिश की और उनको इब्तिदाई तालीम के लिए भेजा। कहाँ भेजा, सैयद वलीउल्लाह, सैयद वलीउल्लाह के दरगाह पर भेजा। सैयद वलीउल्लाह की दरगाह पे भेजा, सैयद वलीउल्लाह के दरगाह पे भेजा, जो कि अभी मौजूदा जमाना में निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में एक दरगाह है निजामुद्दीन औलिया, आप लोग जानते होंगे।
निजामुद्दीन औलिया में ये रहते थे सैयद वलीउल्लाह। इनसे ये फरहतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह किया। फरहतुल्लाह बेग ने क्या किया? बिस्मिल्लाह किया। ये मेंशन नहीं किया हुआ क्या? आपकी इब्तदाई तालीम सैयद वलीउल्लाह ने आपका बिस्मिल्लाह कराई, बिस्मिल्लाह कराया है ये असल में, बिस्मिल्लाह कराया। तो ये प्रीवियस में पूछता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये फरहतुल्लाह बेग का बिस्मिल्लाह किसने करवाया? फरहतुल्लाह बेग का बिस्मिल्लाह किसने करवाया? तो सैयद वलीउल्लाह। और ये कहाँ रहते थे? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। निजामुद्दीन औलिया एक वलीउल्लाह है, ये भी इनके दरगाह पे रहते थे मस्जिद में। ठीक है, बिस्मिल्लाह तो करवाया इन्होंने, लेकिन कुरान की जब बात आएगी, कुरान पाक किसने पढ़ाया? तो कुरान पाक पढ़ाया इन्होंने मौलवी कमरुद्दीन। मौलवी कमरुद्दीन ने इन्हें क्या पढ़ाया? कुरान पाक पढ़ाया। इनकी इब्तदाई तालीम की बात करें तो सैयद वलीउल्लाह, लेकिन कुरान की बात करें तो मौलवी कमरुद्दीन ने की। फिर उसके बाद कुरान पाक की तालीम करने के बाद इन्होंने एक इम्तिहान दिया, एक एंट्रेंस पास किया, और उसका कौन से स्कूल से? बोलिए, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा, ये स्कूल का नाम है। ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा। इन्होंने यहां से एंट्रेंस पास किया, फिर यहां से मैट्रिक किया। फिर मैट्रिक का जिक्र आपके बुक में नहीं है, इसीलिए मैट्रिक डायरेक्ट लिखा हुआ इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट कहाँ किया? हिंदू कॉलेज से। इंटरमीडिएट कहाँ से किया? हिंदू कॉलेज से। 1902 में हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, सॉरी 1902 में दाखिला लिया। 1902 में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल कर ली। 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल कर ली। फिर बीए किया। बीए यहाँ पे बीए है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए किया। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की सनद हासिल की कहां से? सेंट स्टेफेंस कॉलेज, स्टेफेंस। इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, संत स्टेफेंस। यहाँ पे एस का इस्तेमाल जो है जा से किया गया है, स्टेफेंस। संत, एस टी मतलब संत होता है, आप लोग सुने होंगे संत, जैसे कि संत पॉल यहाँ पे बगल में है, संत पॉल स्कूल, तो एस टी को हम लोग सेंट लिखते हैं। सेंट स्टेफेंस कॉलेज से क्या किया? बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और फिर इसी कॉलेज से इन्होंने एमए किया। इसी कॉलेज से क्या किया? एमए किया। लेकिन एमए जो है 1 ही साल किया इन्होंने, 1 ही साल किया। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने एमए पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी माली हालत कमजोर थी। माली हालत कमजोर होने की वजह से इन्होंने एमए पूरा नहीं किया। फिर इनकी पढ़ाई पूरी हो गई। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में निकलेंगे। तो ये भी नौकरी की तलाश में निकले हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में कहाँ गए? हैदराबाद गए। हैदराबाद गए और वहां टीचर बन गए। किसके? इंग्लिश के। हैदराबाद गए और वहां इंग्लिश के टीचर बन गए, अंग्रेजी के मुअल्लिम बन गए। मुअल्लिम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मुअल्लिम मतलब होता है टीचर। ठीक है, मुअल्लिम बन गए वहां के, कहाँ? हैदराबाद जाके। हैदराबाद जाके इंग्लिश के टीचर बन गए। फिर इनका मन यहां भी नहीं भरा, फिर इनको और पढ़ना था, इनको और बड़ी नौकरी करनी थी। तो इन्होंने 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम का काम भी किया। मुतरजिम समझते हैं आप लोग? मुतरजिम, मुतरजिम से हम मुराद है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर यानी उसे कहते हैं, जैसे कि मैं उर्दू लिखा हुआ हूं, इसी उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना या हिंदी में कन्वर्ट कर देना। आप लोग इसकी वैकेंसी भी आती है कि उर्दू अनुवादक के नाम से, यानी आप इंटर पास कर लेंगे तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं कि सचिवालय या विधानसभा में या विधान परिषद में हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करने या उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट करने की वैकेंसी आती है। तो इन्होंने हाई कोर्ट में ये वैकेंसी की ट्रांसलेटर की, मुतरजिम की। किसने की? फरहतुल्लाह बेग ने। कब की? 1908 में। 1908 में ट्रांसलेटर की वैकेंसी की। उसकी ठीक बाद इन्होंने शादी कर ली। किनसे की? अपने चचा से, अपने चचा की बेटी से, अपने चचा की बेटी से। चचा का नाम क्या था? साजिद बेग। साजिद बेग की लड़की थी जिसका नाम क्या था? नसीमा सुल्ताना। नसीमा सुल्ताना से शादी की। कब की? 1908 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये एक दोनों से जुड़ा हुआ है। 1908 में ट्रांसलेटर का काम किया। उसकी ठीक बाद चचा की बेटी से शादी कर ली जिनका नाम नसीमा सुल्ताना था। फिर नसीमा सुल्ताना की
वफात के बाद, यानी नसीमा सुल्ताना का कुछ साल ही में इनका इंतकाल हो गया, और फिर इनकी ठीक बहन थी जिनका नाम था हमीदा सुल्ताना। क्या नाम था? हमीदा सुल्ताना, यहाँ पे हाथ छूटा हुआ है, हमीदा सुल्ताना, जिनकी ये दोनों बहन थी, नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना, ये दोनों बहन थी, अपनी बहन थी, सगी बहन थी, ठीक है। हमीदा सुल्ताना और नसीमा सुल्ताना दोनों बहन थी। तो पहले इन्होंने नसीमा सुल्ताना से शादी की, फिर इनकी वफात के बाद हमीदा सुल्ताना से शादी कर ली। फिर 1910 में इन्होंने जुडिशियल का एग्जाम दिया, जुडिशियल का इम्तिहान पास किया। जुडिशियल समझ रहे हैं आप लोग, वकील वाला? उन्नीस सौ दस में इन्होंने जुडिशियल का इम्तिहान पास किया। जुडिशियल, इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जुडिशियल का इम्तिहान पास किया। फिर 1910 के ठीक कितने साल बाद, 29 ईयर्स बाद, इन्होंने हाई कोर्ट में अफसर बन गए। हाई कोर्ट में अफसर बन गए। कौन सा अफसर बने? इंस्पेक्टिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा क्या है। इंस्पेक्टिंग अफसर बन गए और इसी वजह से सबकदोश हो गए, सबक दोष हो गए, सबक दोष यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वर्ड आपका, सबक दोष हो गए। सबक दोष का मतलब होता है रिटायरमेंट। क्या होता है? रिटायरमेंट, रिटायर हो गए। कब हुए? 1939 में। 1939 में ये अफसर बने, लेकिन रिटायरमेंट जो है 1942 में हुई है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, 1942 में इनकी रिटायरमेंट हुई है। और कौन से ओहदे में थे ये? फाइज थे, अफसर थे ये, किसके? हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर थे। कब रिटायर्ड हुए? 1942 में हुए। 1939 में ज्वाइन किया, 1942 में रिटायरमेंट हो गए, और फिर आपका 5 साल बाद इंतकाल हो गया। 27 अप्रैल 1947 को ठकी जेल, यहाँ वहां पे एक बगल में एक जेल था जिसका नाम था ठकी जेल, उसके करीब एक कब्रिस्तान थी जिसका नाम था सराय इलाही चमन। सराय इलाही चमन ये किसका नाम है? एक कब्रिस्तान का नाम है, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान का नाम है, जहां ये इनका मदफन हुआ, जहां इनकी कब्र है। कब्रिस्तान का नाम है सराय इलाही चमन, ठीक है। 27 अप्रैल 1947। तो ये आप लोग को याद हो जाएगा 1947 से। 1947 हमारे देश का भी है, तो उससे आप लोग मुशाबत करके याद रख सकते हैं। फिर मिर्जा साहब ने मज़ामीन लिखे हैं, इनकी किताब का नाम, मज़ामीन का नाम, इन्होंने किस किस फील्ड में काम किया। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नज़ीर अहमद ने सबसे पहले क्या लिखा? खाका लिखा है। खाका कैसा लिखा है? कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। खाका का नाम क्या है? कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये क्या है? खाका है। किसने लिखा है? फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है। किन पे लिखा है? नज़ीर अहमद पे लिखा है। और ये खाका कैसी है? ये पहली खाका है, ये उर्दू की पहली खाका है, उर्दू जबान की ये पहली खाका है। अगर क्वेश्चन पूछे, ये पूछ चुका है 2020 या 22 में पूछ चुका है, उर्दू की पहली खाका कौन है? तो आप लिख सकते हैं नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये उर्दू का पहला खाका है। अगर उर्दू का पहला खाका पूछे तो आप लिख दीजिएगा। और अगर पूछे उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो क्या लिखिएगा जी? हाँ, अगर खाका निगार पूछे तो फरहतुल्लाह बेग, लेकिन जब खाका पूछे तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। और ये कब छपा? तो ये छपा है आपको 1927 में। 1927 में छपा। पेपर का नाम क्या था? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। पेपर का नाम था अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमार जुलाई 1927 में तबाह हुआ। तबाह का मतलब छपा, ठीक है। और यह मुजामिन 7 जिल्द में है। अगर इस बुक की बात करें, कौन सी? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी उनकी ज़बानी, ये 7 जिल्दों में मुश्तमिल है। ये याद रखिएगा, 7 जिल्द में। 7 जिल्द मतलब पार्ट है, बुक के 7 पार्ट हैं। 7 पार्ट में ये बुक है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी।
अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कितने जिल्द में मुश्तमिल है तो आप लोग लिख सकते हैं ना 7 जिल्द में है। तो नजीर अहमद की कहानी 7 जिल्द में है। और कब छपा? तो 1927 में। पेपर का नाम क्या है? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। और कौन सी लैंग्वेज में छपा? तो उर्दू में छपा, ठीक है, इंग्लिश या उर्दू में नहीं छपा, ठीक है, उर्दू ही में छपा। इन्होंने बहुत सारे किताब लिखी है। किताब का नाम आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। इन्होंने इंशाइया में काम किया है। इंशा यहाँ पे है, इंशाइया है असल में, ये इंशाइया फील्ड में काम किया है, इंशाइया। और दीवान लिखे हैं इन्होंने। दीवान का नाम है दीवान यकीन, दीवान नजीर, मेरी दास्ता, मेरी शायरी और फूल के सैर, फूल वालों की सैर। बस इनके नहीं है। फरहतुल्लाह बेग इंशाइया में काम किया, दीवान में काम किया और दास्तान में काम किया। और ये एक कहानी है फूल वालों की सैर। बस इनकी किताब का नाम पूछे तो इन सब में से कोई भी अगर आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा ये किसकी है, फरहतुल्लाह बेग की है। तो फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के शागिर्द थे, तो ये आप लोग जानते होंगे, बता चुके हैं। फरहतुल्लाह बेग, मियादानी, मिस्टर रजा, तीनों कौन थे? दोस्त थे। फरहतुल्लाह बेग एदाब की गलतियां करते थे, मियादानी नज़म को नसर की तरह पढ़ते थे। और नजीर अहमद दोनों कितने बजे पढ़ने जाते थे? 1:30 बजे। ये बता चुके हैं स्टोरी में आपको। नजीर अहमद ने कहा खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्दों को, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। तो ये स्टोरी का है। तो यहाँ पे स्टोरी और फरहतुल्लाह बेग से मुतालिक जो भी सवाल थे मैंने बता चुके हैं। इसमें कोई डाउट है? आप लोग कुछ लिखिएगा, लिखिएगा इसको। पीडीएफ, ठीक है।